स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2022-23 का मॉडल पेपर विज्ञान विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हमने कर लिए थे। अब जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पैटर्न सेम टू सेम है, पहले जैसा ही जो लास्ट ईयर हुआ था। 19 प्रश्न रहेंगे और जो है 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर जो है आपको उसमें से केवल 5 प्रश्न करने होंगे और सभी के अंक जो है 2 रहेंगे। और 8 से 14 तक के प्रश्न जो रहेंगे वो लघु उत्तरीय रहेंगे, इनमें से कोई 5 प्रश्न करना होगा और उनका अंक जो है वो 3 रहेगा। और साथ ही साथ 15 से 19 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से कोई 3 करने होंगे और हर एक अंक का जो प्रश्न का अंक होगा वो 5 अंक होगा। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न है जो लास्ट ईयर भी था। अब हमें स्टार्ट करना है इसके सॉल्यूशन को। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को आपको बताना है। तो इसमें पहला गुण जो होता है वो चुंबकीय रेखा जो है, क्षेत्र रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये गुण हो गया इसका। दूसरा गुण जब हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण हम लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। तो ये 3 जो है हमने यहाँ पे लिखा कि इन्हीं 2 गुणों को आपको बताना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख बनाइए जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो उसका कैसा आपका आरेख बनेगा, किरण आरेख कैसा बनेगा, ये आपको बनाना है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक आपका दर्पण जो बना लेते हैं। आपको अवतल दर्पण बनाना है तो कॉनकेव मिरर जो है इस तरह से बन जाएगा आपका। कुछ इस तरह से आपका जो है मिरर होता है गोल। अब जब इसमें से हम कॉनकेव दर्पण में से जब हम चित्र बनाते हैं तो इसके आधे पार्ट को रखते हैं और पीछे वाले पार्ट को पॉलिश कर देते हैं। तो इसमें से हम कुछ पार्ट हटा देते हैं, इसका सेंटर भी होगा कुछ ना कुछ सेंटर में। यहाँ पर जो है इसका सेंटर भी होगा बीच में, यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा। ठीक है, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे को आसानी रहे। का सेंटर जो है कहीं इस जगह बीच में होगा इसका सेंटर। तो आधा दर्पण जो है इसमें से हटा देते हैं। तो और बाकी के पोर्शन को जो हम इसमें यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ताकि आपका सेंटर आपको पता चल गया है। मैंने दिखा रखा है डॉट से सेंटर है इसमें, और जो है इस तरह से आपका ये दर्पण रहेगा। तो इसमें आपका ये जो सेंटर है, ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका सी से डिनोट होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस पे पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं सीधा सीधा। तो इस तरह से जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके पीछे मिरर के जो है पॉलिश होती है, आप सभी को पता है, इस तरह से पॉलिश की। ये पॉलिश होता है तभी जाके हमारा प्रतिबिंब जो है बनता है, चित्र हमारा बनता है, इस तरह की पॉलिश होती है की तरफ। अब जो है वस्तु को हमने कहा कि वक्रता केंद्र पे रखना है, क्योंकि वक्रता केंद्र पे रखना है तो वस्तु जो है सी पे रखा जाएगा। तो हम वस्तु को रख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने वस्तु को रखा। अब हमें जब रे डायग्राम बनाना है, अच्छा, केंद्र और ये जो आपका जहां पर ये खत्म होता है आपके दर्पण पे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये मुख्य अक्ष जो है, ये अपना पी पे खत्म होती है, जिसको हम जो है पोल कहते हैं, टू कहते हैं। ठीक है, और पोल और जो है वक्रता केंद्र के बीच में जो डिस्टेंस होती है, बिल्कुल सेंटर में जो डिस्टेंस होती है, तो हम फोकस कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, इस तरह से। तो पी और एफ सी हमने बना लिया और सी पर जो है वस्तु रहेगी। अब हमें यहाँ पर यहाँ से किरण डालना है। तो हम मान लीजिए वस्तु पर जो किरण डाल रहे हैं, पहली किरण तो हम मुख्य अक्ष के जो है समानांतर डालेंगे, जो आपकी सीधे सीधे इसके समानांतर जाएगी। मुख्य अक्ष कौन सा है, तो ये आपका जो है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो आप इसको लिख सकते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये डायग्राम में हमने यहाँ से किरण डाली, तो ये किरण जो है मिरर से टकरा करके, दर्पण से टकरा करके जो है जब पैरेलल होती है, मुख्य अक्ष के जब किरण पैरेलल होती है तो ये सीधे सीधे फोकस से पास होती है। टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। तो इस तरह से ये पास हो जाएगी। अभी हमें किसी भी वस्तु का जो बिंब बनाना है, ये क्या है आपकी, तो ये जो है आपकी वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको हम लिख लेते हैं, ये जो हमारी है क्या है, आपकी वस्तु रखी गई, क्योंकि वस्तु को उसने बोला है कि आपको रखना है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो वस्तु रख दी हमने वक्रता केंद्र पर इस तरह से। और जो है यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जो है एक लाइन ली, और जो है मिरर से टकराने के बाद में, आपके दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से पास होती है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो टकराने के बाद में हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास हो गई। और जो दूसरी किरण, एक किरण और चाहिए, जिसको अगर हम फोकस से पास कराते हैं तो टकराने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो हम दूसरी लाइन ले लेते हैं, ये जो है फोकस से पास होगी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको फोकस से पास कराते हैं इस तरह। तो ये आपकी देखो फोकस से पास हो गई और जाके दर्पण में टकराई, और दर्पण में टकराने के बाद जो है ये वापस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो है ये पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। अब देखना है आपको, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही है। सबसे पहले हमने क्या करा कि वस्तु जो हमने वक्रता केंद्र पर रखी, ठीक है, यहाँ पे रखा, और वस्तु का जो है एक पैरेलल रे खींचा हमने मुख्य अक्ष, यानी कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो है एक रे इस तरह से गया, और ये रे जो है जाकर के मिरर से टकराया, और मिरर से टकराने के बाद में ये फोकस से पास हुआ। ठीक है, ये आपका फोकस है, यहाँ पर फोकस। अब ये फोकस से पास हुआ, तो ये फोकस से पास होकर कुछ इस तरह से टकरा करके और फोकस से पास होते हुए निकल गया। ये ऐसे निकल गया सीधा, यहाँ पर बाहर आ गया ये। और जो दूसरी हमने किरण ली वस्तु की, वो हमने फोकस से पास कराई, जो कि फोकस से इस तरह से जा रही है,
जो फोकस से जाती है, और कोई भी किरण जब फोकस से पास होती है तो दर्पण में टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखोगे ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई, ये मुख्य अक्ष है और ये इसके पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई। तो इस तरह से जो है दोनों रे आपस में ऑटोमेटिकली टकरा करके यहाँ पर मिली हैं। अगर यहाँ पे मिली हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है हमारे को, जो ऊपर वाली हमारी ये जो बिंदु है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, क्योंकि हम इस पॉइंट से, जो ये एरो पॉइंट है आपका, जो हमारा ये एरो पॉइंट है टॉप वाला, इस पॉइंट से जो बिंदु आके मिली है वो ये नीचे, यानी कि एरो पॉइंट हमारा नीचे चला गया। यहाँ पे जो बिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ऐसा बना। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला है हमारे को कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब है ये। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब बन गया आपका। अब प्रतिबिंब जो है आप देख रहे हैं वस्तु से उल्टा बना हुआ है और वस्तु के सेम साइज का है और अपने आप बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रियल है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है एक तो, ठीक है, अपने आप बना हुआ है। और उसके अलावा जो है क्या है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा भी है। और साथ ही साथ क्या है, ये वस्तु के आकार का ही है, हम कह सकते हैं कि सेम साइज यानी कि समान आकार का है, समान आकार का। तो वस्तु का जो बिंब बना है उसका समान आकार है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्वच्छ किरण आरेख जो है आपको बनाना था। ध्यान से आपको इसको, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन आपको सही से समझाया, तो आप इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। बस इतना ही है इसमें। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण देना है आपको। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, सिंपली हम उदाहरण से भी इसको समझा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण यानी कि दोनों गुण दर्शाते हैं, अर्थात अम्ल और क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण दे सकते हैं जिंक है, एल्युमिनियम है, कांच है, टिन है, ये सारे के सारे ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण, ध्यान रखना है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है ये कहता है। बस इतना ही लिखना है आपको। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है पित्त का क्या कार्य है। तो पित्त जो है क्या कार्य करता है, ये आमस्य से आए हुए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। जितना भी एसिडिक गुण होता है उसको बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। इसमें पित्त यानी कि पित्त में जो है कीटाणुनाशक गुण होते हैं, इसलिए ये आंतों को हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, आंतों के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा जो हम और लिख सकते हैं, हमको दो ही लिखने हैं, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि जो भी विटामिन है उसको हमारे पोषण के लिए शोषित कर लेता है। और इसके अलावा जो है इसमें और भी होता है, यह कुछ विषैले पदार्थों जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है। जो भी विषैले धातु हमारे अंदर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो या और कोई धातु हो, तो उनको जो है उत्सर्जित कर देता है, ये जो हमारा यूरिन से या फिर मल से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंध को जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन ये लिखना है आपको। खाद्य श्रृंखला का अगर हम एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं शाकाहारी सबसे पहले उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक होगा, उसके बाद में शाकाहारी होंगे, ठीक है, इसको उसके बाद में सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी के बाद में सर्वाहारी, मतलब ये जो है वेज और नॉनवेज दोनों होंगे, फिर मांसाहारी केवल नॉनवेज वाले होंगे, ठीक है। इस तरह से है। और इसमें जो है आपका उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है, तृतीय उपभोक्ता आता है। केवल आपको डायग्राम नहीं बनाना है, नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको पहला नाम आपने दिया उत्पादक में घास, तो घास जो है आपका पहला नाम हो गया, तो घास आप जो है पहला नाम लिख देंगे, ये उत्पादक हो गया। इसके बाद जो है आप बता देंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि टिड्डा, तो यहाँ पे टिड्डा जो है आपका, जिसको ग्रास हॉपर भी बोलते हैं, तो टिड्डा जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टिड्डा है ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद कौन सा आता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है। तो द्वितीय उपभोक्ता में जो है आपका क्या हो सकता है, तो वहाँ पर जो है चूहा हो सकता है, उसके अलावा मेंढक हो सकता है, तो आप चूहा या मेंढक लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूहा हो सकता है या मेंढक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उसमें आपका सांप हो सकता है, ठीक है, फिर बाज हो सकता है, तो यहाँ पे सांप लिख सकते हो आप, हैं, और फिर अगला जो है आपका बाज। तो इस तरह से ये एग्जांपल दे दोगे, घास के बाद में टिड्डा, चूहा या मेंढक या सांप और बाज। इस तरह से जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर निर्भर करते हैं, और उत्पादक जो है सूर्य और जल पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और अपघटन हो जाता है इनका। तो केवल आपको घास, टिड्डा, चूहा, मेंढक, सांप, बाज इस तरह से दिखा देना लाइन से, और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ताओं के जो है केवल इतना लिख देना कि ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय है और तृतीयक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखना है। हाइड्रा, हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, जो कि एक अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो इसमें पूछा गया है उसको हम बता सकते हैं कि राइजोपस में जो है बीजाणुओं के निर्माण से प्रजनन होता है, ठीक है। बीजाणुओं के, इसमें मुकुलन से होता है, इसमें बीजाणुओं के निर्माण से होता है, ये भी अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। तो दोनों के प्रजनन विधियों के हमने नाम लिख दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका सेक्शन बी शुरू होता है, तो सेक्शन बी में आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे।
जो कि ऊपर बताया गया आपको, मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस बता दिए थे। तो इसमें सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, ऐसी दृष्टि दोष को जो हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के क्या कारण है, तो इस दोष का कारण यह है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता का अत्यधिक हो जाना या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो ये दो कारण जो है आप लिख सकते हैं। और इसे दूर किस प्रकार से के लेंस से किया जा सकता है, तो इसको जो हम निवारित कर सकते हैं जो अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके जो इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, फिर से अवतल दर्पण है, के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे को जो जो गिवन है वो पहले कंडीशन लिखते हैं। हमारे को जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी रखी है, तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी जो दे रखी है अवतल दर्पण की, उसको एफ से डिनोट करेंगे। और ये होगा आपका, हमारे को पता है कि फोकस दूरी जो है हमारी ऋणात्मक होती है, तो 18 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है। उसके अलावा जो है अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो आपका, जिसकी साइज कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की बिंब से दूरी भी दे रखी है जितनी, 27 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो है दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी जो दे रखी है हमारे को, वो कितनी दे रखी है, तो ये देखिए 27 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, तो दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, ऋणात्मक हो जाएगी, -27 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है आपको और क्या दे रखा है, तो प्रतिबिंब की जो है आपको आकार जो है, सॉरी, बिंब का आकार दे रखा है, ठीक है। जो है आपका बिंब का आकार, बिंब का आकार जो हम इसको बी से डिनोट करेंगे, सॉरी एच से डिनोट करेंगे ना। तो एच ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि ये बिंब का है, तो एच 0 लिख देते हैं, या एच ओ बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको 7 सेंटीमीटर दे, ठीक है। ये आपके पास में इतनी चीजें दे रखी है, पर अब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, जो कि हम वी से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। और उसके अलावा जो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, आकार भी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का जो है आकार भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लेंस दर्पण का जो है सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f, यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर होता है आपका 1/u प्लस में 1/v, ठीक है। तो 1/f की जगह क्या लिख लोगे आप, यहाँ पर आपका -18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -18 इज इक्वल्स टू 1/u, तो ये दिया हुआ आपको 1/-27 प्लस में 1/v, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 18 जो है आपका इधर रह जाएगा, ये आपका जो माइनस का 27 है, ठीक है। इसको हम अगर उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/v निकालना है मुझे, 1/v इधर ही रह गया, आपका 1/v इधर रह गया, इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो -1/- का 18 है ही, और जो इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा 1/27, ठीक है। माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या हो जाएगा, तो 27 है ना, तो यहाँ पर आपका 18 दूनी 36, 38 54 और 27 यहाँ पे 54 जो है इसका लघुत्तम आ जाएगा, और 18 दूनी 36, 38 54 3 बार में, तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। और जो है 27 से 54 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस का आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया माइनस का 1/54, ये हमारे पास 1/v आया है। अब 1/v जब माइनस का 1/54 आया है, तो यहाँ से हम जो है कह सकते हैं कि v जो है वो कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 54, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास v यानी प्रतिबिंब की दूरी जो हमारे को मिल गई, जो कि हमें निकालनी थी। प्रतिबिंब की दूरी जो हमारे को मिली है वो कितनी मिली है, -54 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति भी हमें बतानी है, साइज भी ज्ञात करना है, तो सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये हमारे को हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस जगह मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ, ताकि हमारे को समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन अगर हम निकालते हैं, तो आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है, इसको हम आवर्धन बोलते हैं, ये आवर्धन m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ जो है इमेज hi बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं -v/में u भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ से m निकालना चाहें, तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज और ये वाली पूरी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे को देखो hi, देखो यहाँ पर ho दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम hi हमें निकालना है, तो hi तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, hi हमारा रह गया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया यहाँ पे 7, ठीक है, बराबर में -v है, ठीक है। तो -v की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास v की वैल्यू है -54, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और -54 जो हमारे पास v की वैल्यू है, अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू हमारे पास दे रखा है -27, तो यहाँ पे हम -27 लिख लें। अब हम इसको काटें तो 27 से कम 27 दूनी 54, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि बिंब की इमेज मतलब आपका जो है प्रतिबिंब की बिंब का आकार जो है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका आ गया 2/1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच आई कितना आ जाएगा, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 इधर चला जाएगा, गुणा में 2 हो जाएगा, ये 2 इधर, ये 2 से 7 गुणा हो जाएगा, तीसरा गुणा कर लेंगे, और ये 1 से ये गुणा हो जाएगा, यानी कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो है 7 दूनी 14, यानी कि ये हमारे पास, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारे पास ये माइनस का 2 था, ये जो 2 है ये माइनस का, ये भी ध्यान रखना है। तो माइनस का 2 से हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ गई, तो हमारे पास सब कुछ आ गया। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे को सब कुछ समझ में आ जाए। तो सिंपली हमारे को मिरर बनाना है, तो हम जो है आपका बना लेते हैं दर्पण को, ठीक है। और इसमें से आधा पार्ट हमारे को हटा देना है, तो आधा पार्ट से ज़्यादा इसमें से हटा देते हैं। अब हमारे पास जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देनी है, तो इस तरह से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसके बाद में जो है आपको जो जो चीज़ दी गई है वो देख लेते हैं। हमारे को जो जो चीज़ें दे रखी है, एफ जो है -18 है, एफ की वैल्यू यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। एफ जो है हमारे को दे रखा है, एफ की वैल्यू -18 दे रखी है। उसके अलावा हमारे को यू जो है वो -27 दे रखा है, यू बराबर -27 है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो 7 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है। और जो वी निकाली थी हमने वो -54 निकाली थी, और हाइट ऑफ इमेज हमने निकाली थी, ये -14 सेंटीमीटर है, सारे के सारे। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो चीज़ होती है यहाँ पर, ये आपका पोल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो है इसके आधे दूरी पर जो है कहीं ना कहीं आपके जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी जहाँ पे होगा, ठीक है, उस इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो है आपका फोकस आ जाएगा। तो बीच में कहीं फोकस हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा फोकस, तो ये फोकस हमने डिनोट कर दिया तरह से। हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट इसने दे रखी है। अच्छा, एक जो चीज़ है हमारे को एफ जो है, यानी कि इमेज की जो यू दूरी दे रखी है, यू कितनी है आपको -27 दे रखी है, ये किसकी दूरी है, ये आपका देखो ध्यान से, दर्पण से बिंब की दूरी। तो बिंब जो है हमारा, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी दर्पण से, तो कहीं कहीं भी हम बिंब की दूरी मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ पे सपोज करिए कि हम इसकी बिंब की दूरी जो है इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं, इस जगह पे होगी 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस दूरी को, जो ये वाली पूरी दूरी है, इसको हम मानते हैं यहाँ से ये पोल से जो है ये दूरी है, ठीक है। ये दूरी जो है ये बिंब की दूरी है, ठीक है। ये कितनी है बिंब की दूरी, हमने अभी कितनी मानी है, तो यहाँ पे जो है आपका ये u बराबर 27 दे रखा है, तो u बराबर -27, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट भी हम लिख लेंगे, सारी चीज़ें लिखते हुए चलते हैं। तो इसकी हाइट दे रखी है हमारे को 7 सेंटीमीटर, तो ये जो बिंब है ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। u हमारे को पता है, हमने जो है ये यूज़ कर लिया, और जो है हमने एक यू यूज़ कर लिया। अच्छा, वी जो इमेज जो बनेगा, फॉर्मेशन होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो जो है काफ़ी दूर बनेगा, यहाँ से 27 दूनी 24 का डबल डिस्टेंस पे जा रहा है, तो यहाँ से जो है ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये दूरी जो है कहीं इधर आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास जो है v है, और v कितना है -54। अच्छा, जो f की दूरी दे रखी है, ये वाली f की दूरी, ये कितनी दे रखी है, यहाँ से हम लाइन खींच के इसको भी डिनोट कर लेते हैं। तो f का जो दूरी दे रखा था, यहाँ से मैं इस तरह से मान लेता हूँ, ये f की दूरी है पोल से। तो ये f की दूरी जो हमारे को दे रखी है, f इक्वल्स टू दे रखा है -18। तो सबसे पहले P से F -18 दे रखा है, फिर P से, ठीक है, E से वस्तु की, जो आपका वस्तु है, इसकी दूरी दे रखी है U बराबर -27, तो हम -27 पे चले गए, और फिर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी है -54। अब हमें बिंब का जो है चित्र आलेख बनाना है, तो हम सिंपली जो है रेखाएं क्रॉस करवा देते हैं। तो इस तरह से इससे दर्पण से पहली रेखा गई, वो समानांतर गई, ठीक है, और जो समानांतर जाती है वो फोकस से पास होती है। हमने अभी न्यूमेरिकल किया था, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और उसके बाद जो है एक और हमारे को क्या करना है, यहाँ से फोकस से पास करा देंगे, तो इस तरह से ये फोकस से पास होती हुई चली जाएगी, और फिर जो है ये कहीं इस तरह से जाएगी और काट देगी इसको, ठीक है। इस वाली लाइन को जो है थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जो है हमारी ये और दूर जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग लिया है ना, इसलिए जो है ये आपकी यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है आपको। तो बिंब जो है आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बनेगी। जो सी है, यहाँ से सी हटा देते हैं, तो यहाँ पे सी आपका इधर लिख देते हैं। तो आपका जो यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो इस तरह से जो आपका बिंब बनेगा सी से परे, ठीक है। और ये जो दूरी है आपकी, वो ये दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये जो दूरी है पोल से लेकर के ये वी तक है, ठीक है, आगे की दूरी भूल जाओ। तो और यहाँ पर जो है ये आपका यू की दूरी किसकी है, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है ना, इसकी दिखा रहा है ये ध्यान रखना है। और जो है ये आपको दिखा रहा है सेंटर की दूरी, फोकस की दूरी। तो ये हमने इस लाइन में ड्रॉ किया,
अब सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बिंब की स्थिति है वो किधर है, तो बिंब जो है जिधर आपका प्रतिबिंब बना है वो आपके लेफ्ट साइड में बना है मिरर के, ठीक है ना। ये चीज हो गई। और क्या बोला है इसमें, प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति कैसी है, ये अपने आप जो है मिल रहा है, यहाँ से रे गई ये आई और यहाँ से रे गई ये आई, यानी कि ये रे जो है यहाँ से इस तरह से जा रही है और यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और ये रे जो है इस तरह से जा रही है और ये यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मिली। तो सबसे पहली चीज तो ये वास्तविक हो गई, वास्तविक हो गई। उसके अलावा जो है वास्तविक के साथ क्या है, उल्टी भी है, हम कह सकते हैं उल्टा है, इन्वर्टेड है। उसके अलावा और क्या है, क्या प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यस थोड़ा सा जो है आपका बड़ा होगा, तो ये बड़ा भी बनेगा, ठीक है। और जो है आपको साइज निकाल ली हमने, साथ साथ में हमने साइज बता दी कि इसकी साइज जो है -14 सेंटीमीटर रहेगी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने इसकी 14, ये आपका जो हाइट ऑफ, अच्छा ये भी हमने निकाला था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर की रहेगी। तो हमने जो है बिंब का साइज भी बता दिया, ठीक है, साथ ही साथ उसकी कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, साथ ही उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कि 7 जो था उससे डबल बना है, 14 बन रहा है, यानी कि 2 गुना बन गया, ठीक है। बड़ा कितना बना, 2 गुना बना। तो यही चीज हमें बतानी थी, डायग्राम से हमने समझ लिया इसको। अगर आपने ध्यान से समझा होगा, इस वीडियो को खुद ट्राई किया होगा एक बार, तो आपसे ये डायग्राम जो है बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण देकर समझाना है। तो वियोजन अभिक्रिया का वो जो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वो विघटित हो करके जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, प्रोडक्ट में जो है टूट जाते हैं, ठीक है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जो है परस्पर संयोग होकर के जो है क्या करते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं। अगर हम संयोजन की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो है वाटर बना रहे हैं, तो दोनों जुड़ करके बना रहे हैं, तो ये संयोजन यानी कि मिलाप हो गया इनका। और वियोजन मतलब बिछड़ना। तो यहाँ पर जो है आपका फिर से यही हमने ले लिया, यहाँ पर पानी है और पानी को जब हम कर रहे हैं तो पानी में से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यहाँ पे वियोजन हो रहा है, यानी कि अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एग्जांपल, एक एग्जांपल को पेश कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी और उसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उसको हम कह सकते हैं कि जो है समस्थानिकों की स्थिति की पुष्टि नहीं की गई थी। समस्थानिकों का जो है आपको नहीं बताएगा कि स्थिति कहां पर है सही, और हाइड्रोजन की स्थिति भी संदिग्ध थी, ठीक है। ये 2 इसमें कमियां थी, ठीक है। मेन कमियां जो है, प्रमुख कमियों को हमने लिखा है, ज्यादा कमियों को नहीं लिखा है। और साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी में इन कमियों को दूर कर दिया गया था। उसमें क्या, समस्थानिकों को उनके परमाणुओं के साथ रखा गया था क्योंकि सभी के परमाणु क्रमांक जो है समान थे। और दूसरा जो है आवर्त के शीर्ष पर हाइड्रोजन को स्थान दिया गया था, जो कि भिन्न है लेकिन इसकी प्रकृति समूह के तत्वों से मेल खाती थी। तो इस तरह से जो है इसको सुधारा गया था। बाकी और भी कमियां, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट कमियां यही लिख देना है क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कार्बन के इतने अधिक क्यों यौगिक अधिक क्यों होते हैं, उसके कारण क्या है। तो कार्बन जो है बहुत रूपों में पाया जाता है, इसलिए उसकी जो है यौगिक अधिक होते हैं। इसमें सहसंयोजी आबंध बनाने की शक्ति होती है। तो कार्बन के परमाणु काफी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ में सहसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं, और कार्बन परमाणु में श्रृंखलन यानी स्वतः जुड़ने की जो है एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, वो खुद ही जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि कार्बन के यौगिक जो है बहुत संख्या होती है। उदाहरण के लिए मेथेन है, आपका एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इथाइलिन है, एसिटिक अम्ल है, एथाइल अल्कोहल है, ये सारे के सारे कार्बन के यौगिक हैं जो बनते हैं स्वतः ही। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझाना है। तो एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होता है, तो दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझा देंगे, समझाना है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर जो है, यानी कि जो रक्त है, वो हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर के दाहिने निलय में होते हुए फेफड़ों में जाता है, तथा दूसरी बार में हृदय के बाएं आनिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा एकत्रित होकर के शुद्ध रुधिर जो है महाधमनी द्वारा जो है समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त जो है परिभ्रमण का दोहरा परिसंचरण जो है ये कहते हैं हम। इस प्रकार के रक्त परिभ्रमण यानी कि रक्त का आना जाना जो है दोहरा परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। परिभ्रमण का मतलब आना जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा के उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो ऊर्जा जो है हम सौर ऊर्जा को किस तरह से उपयोग करते हैं, तो बहुत सारे रीजन है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम पौधे, सबसे पहले पौधे जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो है उसके अलावा जो है हम विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग करने लग गए हैं, और विद्युत उत्पादन के लिए जो हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है सौर भट्टियों में किया जाता है। उसके अलावा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है सुखाने में और जल उष्मन है ना, जल को सही करने में, खाना पकाने में, जल परिष्करण शुद्ध करने में सब में होता है। और उद्योगों के लिए सौर ऊर्जा भी आजकल जो है इसी से प्राप्त किया जाता है। बैटरी चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सोलर वाटर हीटर में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो आपके बड़े प्रश्न रहेंगे, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और बी 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि आपका जो कुल प्रतिरोध 11 ओम हो या 1 ओम हो। तो सबसे पहले किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध जो है, मैं सिंपली बोल देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे,
देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तार की लंबाई पे ये जो है चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, उसके तापमान पर डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और तार की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 तत्व हैं जिसपे तार का जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसमें बी पार्ट में पूछा गया है 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को संयोजन करना है जिससे 11 ओम प्राप्त हो और 1 ओम प्राप्त हो। तो 11 ओम प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज का मतलब हो गया एस से डिनोट कर दिया। तो आर इक्वल्स टू क्या, सीरीज में क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो R1 + R2 + R3 यानी कि 2 + 3 + 6। तो 2 + 3 6 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 और 3 5 और 6 11। तो 11 ओम जो हमारे को प्राप्त होता है। अगर हमें 1 ओम प्राप्त करना है तो तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा है, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ते हैं तो इस सभी के ऊपर एक एक लगा देते हैं, सभी के ऊपर, इस आर के ऊपर भी एक, सभी के ऊपर एक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/RP यानी कि पैरेलल, पैरेलल मतलब पी से हमने डिनोट किया है और सीरीज मतलब एस से डिनोट किया है। ठीक है, तो पैरेलल यानी समानांतर क्रम में 1/R, 1/R2 और 1/R3 हो जाएगा। तो आरपी कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/6। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपका 3 + 2 + 1 आ जाएगा। लघुत्तम आपको करना आता है, 6/6 करेंगे तो हमारे पास जो है, क्योंकि इनको जोड़ने से 6 आ जाएगा और इसके बटे में 6 है तो 1 जो है इसका प्रतिरोध मिल जाएगा। तो 1 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से जो है इस नंबर को करना था। इसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे जो है वीडियोस अभी आने बाकी हैं, अभी आएंगे, चिंता मत करो। अभी आप जो है इन्हीं केवल सेट्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करके आराम से तैयारी कर लो। लेकिन अभी इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा अभी आने वाले समय में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दूंगा, तो इसलिए मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक हम उस क्वेश्चंस को देंगे नहीं। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे झारखंड बोर्ड द्वारा ही दिए गए हैं। तो मैं पूरे क्वेश्चंस आंसर्स के साथ में इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में समझाने वाला हूं, तो उसको जरूर चेक कर लेना। सारे के सारे मैं बहुत सारे सेट्स दूंगा आपको सॉल्यूशन के साथ में, तो उनको पढ़ लेना। मॉडल पेपर जो है टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना। डायनामो क्या है, तो डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कर देता है, बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है कार्य के सिद्धांत पर जो है करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य जो है, कार्य सिद्धांत जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर जो है ये सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करना है। तो बनावट इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत सिंपल सा फिगर है। यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है और बीच में जो है एक आर्मेचर कुंडली रखी है जिसका नाम ABCD है, और जिसमें बुश B1 और B2 रखे गए हैं और जो है वलय R1 और R2 रखे गए हैं, और इनको जो है एक जो है बाह्य परिपथ जिसको हमें सप्लाई देनी है उससे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लो कि बल्ब लगाया है, तो बल्ब को चालू करना है या बल्ब को जलाना है तो उसको जोड़ दिया गया। बस इस तरह का डायग्राम बनाना है। अब हमें बता देना है इसके जो है क्या क्या पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बताया है, डायनामो की बनावट भी बतानी है और कार्य का भी वर्णन करना है। बनावट में आर्मेचर होता है जो कि ABCD है यहाँ पर। ठीक है, जो तांबे के तार के अनेकों फेरों से बना हुआ होता है, जिसको आर्मेचर कुंडली कहते हैं, और चुंबक के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र क्या होता है, तो अभी चुंबक क्षेत्र आप देख रहे हैं N और S है, तो NS द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसका कार्य जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। आर्मेचर कुंडली जो है इन्हीं दोनों के बीच में घूमती है, ये कुंडली जो इसी के बीच में घूमेगी। और वलय क्या होते हैं, तो वलय आप देख रहे हैं, वलय जो है रिंग टाइप में होते हैं। तो ये जो है कुंडली से लिपटे हुए तांबे के तार के दोनों सिरे धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। जो भी आपके यहाँ पर जो ये तांबे के तार आ रहे हैं ये धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सर्पी वलय या वलय कहते हैं। चित्र में R1 और R2 जो है इसको दर्शा रहा है। और बुश क्या होता है, बुश जो है इनको दबा के रखता है। सर्पी वलय तांबे की बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करते हैं। ये 2 पत्तियां जो है बुश कहलाती हैं। ठीक है, ये जो पत्तियां देख रहे हैं आप काले कलर की, ये और ये, इस पत्तियों से जो है चिपके रहते हैं। तो जो है ये क्या करते हैं, इसका संबंध उस पर, अच्छा B1 और B2 से जो है बुश होती हैं, इससे जुड़े रहते हैं। इन पत्तियों से जो बुश है वो सर्पी वलय से जो है दबा के रखते हैं सर्पी वलय को। और इसका परिपथ जो है कैसा होता है, जहां पे विद्युत भेजनी होती है उससे हम इसको जोड़ देते हैं। देखो बुश को जो है हमने जोड़ रखा है बल्ब से, इधर से और इधर से। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित का कार्यविधि तो सिंपल सा है। ABCD जो आपकी कुंडली है वो उसमें घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो है कुंडली की भुजा जो है AB के ऊपर आती है और जो है CD नीचे की ओर जाती है। तो कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है और इस प्रेरित धारा को ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ये काम करती है। अतः जो बाय परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है जो बुश B2 और B1 की ओर वापस जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद परिपथ बाय परिपथ में जो है धारा की दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से जाता है, ये इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये आपका देख रहे हो, एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरह से हर चक्कर में जो है इसका जो है बदलता रहता है। इसके बाद जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहला दिया गया है आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बन रहा है। तो सिंपली जो है हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको N2 दिया हुआ है, ध्यान रखना है, आपको N2 दिया है, प्लस में आपको H2 दिया गया है। ठीक है, और ये जो है क्या बना रहा है, ये आपको NH3 बना रहा है, NH3। अब देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। अगर इधर 2 करने हैं तो मुझे क्या यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक है, अब 2 लगा दिया मैंने, सिंपली बता रहा हूँ मैं। तो 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, तो दोनों तरफ नाइट्रोजन जो है कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है एक 3 लगा दूंगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे भी हो गया और जो है यहाँ पर भी आपका ये हो गया। तो इस तरह से जो है ये आपका हो गया। अब दूसरे की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे N तो ऐसे ही रहा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, लेकिन H में जो है 3 ऐड किया, क्योंकि पहले हमने नाइट्रोजन को सेट किया था फिर हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले सेट करते हैं, वो नियम अलग है, उसको मैंने वीडियो अलग बना रखा है। यहाँ पे मैं आपको केवल बता रहा हूँ कैसे कैसे ये सॉल्व हो रहा है। इसके बाद जो है आपका Fe दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में फिर आपको H2O दिया हुआ है और ये आपको दे रहा है Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है।
यहाँ पे देखें तो Fe3 यहाँ पर 3 Fe है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे Fe में 3 लगा दूं, ठीक है, तो 3 Fe तो मिल गया मेरे को। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है तो मुझे यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, तो ऑक्सीजन मुझे मिल गया 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो हाइड्रोजन को भी मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा तो 4 दूनी 8 हो गया। अब मेरे को देखना है कि समीकरण पूरी संतुलित है, तो 3 Fe है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। उसके अलावा जो है हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 दूनी 8 है, तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपका दिया गया है उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है आपको NaCl, इसको हम जो है AgNO3 ये भी दिया गया है, इसको ट्रीट करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है AgCl, ठीक है, और प्लस आपको क्या दिया है NaNO3। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन सा, देखो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी आपको समझने की बस इतनी ही बात है कि सब जगह बराबर है या नहीं है। यहाँ पर जो है Na 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, ठीक है, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Cl 1 है, ठीक है, Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1, ठीक है, NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पे 1 है, यानी कि पूरा का पूरा बैलेंस समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे इसके पार्ट पे जिसपे हमसे दिया गया है H2Cl2, हमारे को दिया गया है H2 प्लस में Cl2 दे रहा है हमारे को HCl, ठीक है। तो हमारे को देखो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, दोनों जगह पे 1 1 2 2 होने चाहिए, तो 2 लगा दूंगा सीधा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 बन गया, Cl कितना है 2 है तो Cl भी 2 बन गया, तो ये हमारे पास समीकरण संतुलित हो गई, तो ये भी हमारे पास आंसर सही हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे केवल आपको 2 लगाया, हमने इसे 2 को यूज़ किया है, यहाँ पर जो हमने इस 3 को यूज़ किया था, यहाँ पर हमने 2 को यूज़ किया। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पार्ट बनता है, 1 2 3 4 हमने 4 कर लिए, फिफ्थ पार्ट है MgCl, Mg प्लस में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये बना रहा है MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमें बना के दे रहा है। तो अभी हम इसको बैलेंस करते हैं MgCl को, तो इसमें क्या होगा देखो ध्यान से कि Mg जो दिया गया है आपको ध्यान देना है, बस इतना ही देना है कि कितना है Mg, यहाँ पर दोनों तरफ Mg जो है हमारे पास इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर जो Cl है वो 1 है और यहाँ पे Cl 2 है, ध्यान रखना ये चीज़, यहाँ पे Cl 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 Cl है तो मैं यहाँ पर क्या करूँ 2 Cl बना देता हूँ, 2 Cl बना दिया तो हमारे पास Cl2 मिल गया, अब हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, तो हमारे पास कुछ और बचा क्या इसमें करने लायक, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारे पास संतुलित समीकरण हो गई। तो पांचों समीकरणों को हमने सॉल्व कर लिया। 18वें क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के पाचन तंत्र का जो है चित्र बनाना है, तो आप जो है पाचन तंत्र का चित्र अपने बुक से भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमने बनाया है इसको भी आप बना सकते हैं, इसमें सारे के सारे अंगों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी अंगों में से जितना मैक्सिमम आपको, जब 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम जो अंग आप लिखेंगे वो सारे के सारे मैक्सिमम अंग लिखेंगे, चाहे आपको 1 2 याद ना हो, लेकिन जो भी आप चित्र बनाए तो उसमें मैक्सिमम जितने भी आपको अंग आते हैं उतने अंग लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको इसको डायग्राम बना देना है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको मानव बच्चे का लिंग निर्धारण जो है आपको समझाना है। तो नर व मादा युग्मक जनन के द्वारा जो है युग्मकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये युग्मक जनन जो है क्या करते हैं, युग्मक जनन करते हैं, उसके द्वारा जो है युग्मकों का निर्माण करते हैं। और जो है नर में X और Y 2 तरह के युग्मक होते हैं और मादा में केवल X तरह का एक ही युग्मक मतलब XX ही युग्मक होता है। और नर का जब X युग्मक मादा के X युग्मक से संलयित होता है यानी कि इससे निषेचित होता है तो मादा संतति यानी कि जो है लड़की पैदा होती है, लड़की का निर्माण होता है। और जब नर के Y युग्मक जो है क्रोमोजोम जो है X क्रोमोजोम मादा के X क्रोमोजोम यानी कि युग्मक से संलयित होते हैं या निषेचित होते हैं तो नर संतति यानी कि बालक का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि मानव में निषेचन के फलस्वरूप जो है 50% मादा संतति है, क्योंकि मानव के पास X भी है और Y भी है, तो 50% तो X है और 50% Y है, ठीक है। लेकिन लेडीज के पास XX है यानी कि 50% X है और 50% फिर से X है, यानी कि टोटल जो है इसके पास 100% क्या है, केवल X है, ठीक है। और इसके पास जो है आपके पास 50% जो है आपका क्या है X है और 50% Y है। तो हम कह सकते हैं कि फलस्वरूप 50% मादा संतति वो 50% नर संतति होने की संभावना होती है, क्योंकि मानव के पास में जो है 50% नर के क्रोमोजोम Y है और 50% मादा के क्रोमोजोम X है। इसलिए जो है आप कह सकते हो कि फलस्वरूप 50% मादा संतति हो सकती है नर के निषेचन से या फिर 50% नर संतति हो सकती है, क्योंकि इसके पास 50-50 चांसेस है। तो यही संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण जो है निर्धारण में नर जो है नर का Y गुणसूत्र नर की युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना से लिखोगे तो काम चलेगा नहीं, तो जो है आपको इस तरह से ये लिख देना है कि सेक्स डिटरमिनेशन नर के 2 है, हमने X और Y क्रोमोसोम ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम जो है आपका हो गया और मादा में दोनों XX क्रोमोसोम है। जब मैं इसका X लेता हूँ, इसका क्या है X ले लिया हमने, तो इस X को जब हम इससे किससे नर का X ले रहे हैं तो मादा का जो है हम X लेके जाते हैं, तो इस मादा का भी X ले लीजिए। तो मादा का जो हम देखो यहाँ पे X लेके जा रहे हैं इस तरह से, ये पूरा का पूरा X लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका X आया और इसका X आया, तो दोनों के XX से क्या हुआ, मादा भ्रूण जो है हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मादा भ्रूण हो गई। अब इसके बाद जो है इसमें और क्या बोल रहा है कि हाँ अगर इसका दूसरा X लेते हैं, अगर ये वाला X लेते हैं तो इस X को भी घुमा के ले लो, ठीक है, इसका X ले लो, ये X फिर से हम जो है इधर लेके गए, ठीक है, इसी X को वापस से मादा का X को लेके गए और नर का X तो था ही, इसी X को फिर इधर लेके आए, तो दूसरे X से जब नर का वही X फिर से कनेक्ट होता है तो भी आपका मादा भ्रूण ही होती है, ठीक है, फीमेल फीमेल दोनों तरफ से होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हटके तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा
यहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगा कि अगर मैं नर का वाई गुणसूत्र ले लूँ, ये वाई गुणसूत्र ले लूँ और ये वाई गुणसूत्र को ले जाऊँ और मादा का जो दूसरा वाला एक्स जो है या कोई सा भी एक्स ले लूँ इसमें से, तो मादा का एक्स ले लिया तो ये एक्स वाई बना जिससे नर गुणसूत्र बना। ठीक है, ये वाला एक्स लिया, अगर दूसरा वाला एक्स लेता हूँ तो वो वाला एक्स भी आकर के वाई से मिलेगा, तो भी क्या होगा, आपका नर जो है जन्म लेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम जरूर बनाना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डायग्राम के बिना जो है आपको नंबर काट दिए जाएंगे, तो नंबर पाने के लिए पूरा डायग्राम जो है करें। और आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आने वाले समय में आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में मोर सेट्स जो है वेटिंग पे लगे हुए हैं। आपका अगर रिस्पांस रहा तो मैं सारे सेट्स डाल दूंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। जैसे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा बच्चे जो हमने टॉप कराए थे अपनी ही इस चैनल पे, चाहे पूरे झारखंड में कोई चैनल ही नहीं था है जो सभी बच्चों को हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में और सही सोल्यूशन दे, एकदम करेक्ट सोल्यूशन दे, ऐसा चैनल अभी फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड में 2-4 चैनल अच्छे जो है आ जाए, जो पूरे प्रॉपर तरीके से लिखित सोल्यूशन दे। कई लोग जो है सोल्यूशन सही नहीं देते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो अब पर्टिकुलरली 1-2 सब्जेक्ट जो है सही तरीके से करवाते हैं, बहुत अच्छे चैनल हैं वो भी। तो उन चैनल्स का भी जो है आप सपोर्ट करें और हमारा भी सपोर्ट करें, और सभी लोग जो है अब इस चीज़ को ध्यान से शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना मस्ट है ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।